एपिसोड 12। कहानी अब आगे। रानी करण के लिए नींबू पानी लेकर अपने रूम में जाती है और करण को उठकर बेड पर बैठे हुए अपने सर को पकड़े देख थोड़ा ऊंचे टोन में बोलती है। क्या हुआ? आपकी रात की उतर गई क्या? जाइए, मन नहीं भरा तो फिर से पी कर आ जाइए। ये लीजिए नींबू पानी, बोलकर बेड पर ही ग्लास रख देती है और रूम से चली जाती है। रानी को बस करण चुपचाप देखता रह जाता है, क्योंकि उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आखिर में गलती भी तो उसी की थी। रानी के जाने के बाद झट से करण नींबू पानी वाला ग्लास उठाता है और एक ही बार में पूरा खत्म कर देता है। फिर एक गहरी सांस लेते हुए खुद से ही बोलता है, अब आज तो ऑफिस जा नहीं सकता क्योंकि लेट हो चुका हूँ, पर रानी को मुझे किसी तरह से मनाना पड़ेगा। बहुत गुस्सा है वो मुझसे, मुझे तो अपने दोस्तों की बात माननी ही नहीं चाहिए था, पर अब जो हो गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते। बस यही अच्छा हुआ कि घर में किसी को कुछ पता नहीं है, वरना मैं किसी से नजरें मिला नहीं पाता। इधर रवि और पिया भी नीचे आ गए हैं और पहले की तरह ही पिया नीचे आने के साथ सबसे पहले दादी को प्रणाम करती है। उसके बाद लोकनाथ और देविका के पास जाकर उनके पैर छूती है, लेकिन फिर भी देविका उसे कुछ नहीं बोलती है। ये देख लोकनाथ पिया को आशीर्वाद देने लगते हैं ताकि उसे बुरा ना लगे, पर पिया मन ही मन दुखी हो जाती है और फिर रसोई चली जाती है। पिया जैसे ही रसोई के मेन द्वार पर पहुंचती है तो वहां रानी को काम करते देख हैरान हो जाती है और आगे बढ़ते हुए बोलती है, अरे तुम इतनी सुबह सुबह, वो भी रसोई में? आखिर में तुम मेरे जाने के बाद सब कुछ संभाल ही ली, पहले तो तुम बोलती थी कि तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा। पिया की बात सुनकर रानी उसके तरफ मुड़कर बोली, हाँ दीदी, आपने जब से मेरा साथ छोड़ा तब से मैं तो पूरा ही बदल गई। जब तक आप थे तो मुझे किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं रहता था, पर खैर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम मैं काम करना तो सीख ही गई, अब आपको थोड़ा मदद हो जाएगा। बोलकर दोनों बहनें एक दूसरे को देख हंसने लगी। फिर पिया भी रवि के लिए चाय बनाने लगती है और कुछ देर ऐसे ही बात करते करते रानी से पूछती है, रानी मैं तुझसे एक बात पूछूं, तू मुझे उसका सच सच जवाब देगी ना? रानी पिया की बात सुनकर उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए प्यार से बोली, हाँ दीदी पूछो ना। ऐसा भला कभी हुआ है कि आपने मुझसे कुछ पूछा हो और मैं आपसे झूठ बोल दिया? आप मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो दीदी। कल जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से तुम्हें और करण भाई को ना ही एक साथ देखा है और ना ही उनसे बात करते सुना है। क्या तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है? ऊपर से मैं तो करण भाई से अभी तक मिली भी नहीं हूँ। पिया अभी इतना ही पूछ पाई थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई, करण भाई और रानी दीदी की जोड़ी तो मेड फॉर ईच अदर वाली जोड़ी है, इनके बीच में भला क्या हो सकता है? बोलकर हंसते हुए अंदर आते हुए रानी से पूछी, क्यों रानी दी, मैं सही बोल रही हूँ ना? उस लड़की को पिया ने पहले कभी भी नहीं देखा था, तो इसीलिए उसके चेहरे को बस देखे जा रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि ये लड़की है कौन। जब उसे ऐसा लगा कि उसने इसे सच में अभी तक नहीं देखा है तो उसने रानी की तरफ आंखों से इशारा करते हुए पूछा, ये लड़की कौन है? पिया की बात रानी झट से समझ जाती है और रचना को पिया के पास ले जाते हुए कहती है, ये लड़की तुम्हारी नंद और रवि की छोटी बहन। पिया रानी की बात सुन एकदम से अचका गई और हैरानी के साथ बोली, क्या? पर जहाँ तक मुझे याद है रवि की तो कोई बहन या भाई नहीं था, वो तो माँ पापा का इकलौता बेटा है ना? तो फिर? रानी पिया की बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, हाँ हाँ दीदी, मैं आपकी हैरानी की वजह समझ रही हूँ। जब पहली बार हमें पता चला था तो हमें भी इतनी ही हैरानी हुई थी। दरअसल जिस बीच में आप नहीं थी उसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, पर उस सब में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि हम दोनों को इतनी प्यारी नंद मिल गई। बात ऐसा है कि रचना अंकल जी की बेटी है। बोलते हुए थोड़ा हिचकिचा रही थी। क्या ये तुम क्या बोले जा रही हो रानी? पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, पर कभी कभी इंसान का अपने पे काबू नहीं रह पाता है, जिसके वजह से ये सब हो जाता है। जब ये बात देविका आंटी को पता चला था तो उन दोनों के रिश्तों में काफ़ी दूरियां भी आ गई थी, लेकिन फिर रचना की समझदारी की वजह से उन दोनों के बीच की दूरियां अब खत्म हो चुकी है और दोनों ने रचना को अपना भी ली। चलो, अब जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं ना सकते, पर रचना आज से मैं भी आपकी भाभी हूँ, तो आप मेरे साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए ताकि हम भी आपको जान सके। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। वैसे मैंने आपके और रवि भाई के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था इस घर से। पिया आज सबकी पसंद का खाना बना रही थी और रानी और रचना उसके खाने बनाने में मदद कर रही थी। आज पिया का फिर से वही पुराना रूप देखने को मिला था जब पिया सबके लिए खाना बनाया करती थी। पिया जब खाना बना रही थी तो उसकी नज़र अचानक ही बाहर खिड़की से झांक रहे करण पर पड़ी, जो रानी को इशारा कर रहा था। पिया ने जैसे ही करण को देखा तो वो खुश हो गई और आगे बढ़कर बोली, कैसे है करण भाई? करण पिया को देख रसोई के अंदर आकर उसे गले से लगा लिया और आंखों में आंसू भर बोला, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता नहीं था कि हम लोग तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे?
भाई अब मैं वापस आ गई हूँ ना, तो फिर आंखों में ये आंसू क्यों, चलिए पोछे ऐसे, और अपने हाथों से करण के आंखों से आंसू पोंछने लगी। अरे पगली, ये तो खुशी के आंसू है जो तुम्हें देखकर निकल गए, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ये सब छोड़, अब तो तुम बिल्कुल ही बदल सी गई हो, ना ही वो चेहरा है और ना ही वो सीधी सादी सी लड़की। पिया करण की बात सुन बोली, भले ही मेरी रहन सहन बदल गई है भाई, पर मैं अभी भी आप लोगों से उतना ही प्यार करती हूँ, और देखिए ना, आज मैं आपके लिए भी आपकी पसंद की गोभी का पराठा बना रही हूँ। अरे वाह, आज मेरी बहन मेरी पसंद की खाना बना रही है, मेरे पेट में चूहा कूदने लगे है। वैसे भी आज मैं ऑफिस तो जा नहीं रहा हूँ, जमकर खाऊंगा, मैं जाकर बाहर हॉल में बैठता हूँ, बोलकर बाहर जाने लगा। करण को बाहर जाते देख प्या समझ गई कि रानी करण से गुस्सा है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोली, पर प्या ये बात सीधे रानी से नहीं बोली और बहाना बनाकर बोली, रानी तुम करण के साथ थोड़ा जाओ ना, करण भाई तुमको एक फाइल देंगे, वो लाकर मुझे दे देना। प्या की बात रानी को थोड़ा अटपटी सी लगी, इसीलिए वो प्या से पूछी, दीदी आपकी कौन सी फाइल इनके पास है जो आपको अभी चाहिए था। प्या रानी की तरफ मुस्कुराते हैं देखकर बोली, वो दरअसल जब मैं करण भाई के साथ रहती थी ना, तो वो एक जमीन मेरे नाम पर खरीदे थे, तब से वो जमीन बस वैसे ही पड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उस जमीन पर एक आश्रम खोल दिया जाए, जहाँ पर वो सभी बच्चे पढ़ सकते हैं जिनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि स्कूलों में तो हर एक चीज की पैसा होती है। क्यों भाई, मैं सही सोच रही हूँ ना, करण के इधर देखते हुए पूछी। करण प्या के पास आकर बोला, भला मेरी बहन कभी गलत हो सकती है क्या, अगर तुम्हें वहां पर आश्रम बनवाना है तो तुम कागज पर सिग्नेचर कर दो, बाकी का मैं देख लूंगा। करण की बात सुन प्या बोली, जी भाई मुझे पता है कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो मैं वो फाइल मांग रही थी ताकि सिग्नेचर के बाद काम जल्द से जल्द शुरू हो सके। तब रानी बीच में बोली, दीदी आप ही करण जी के साथ चले जाओ ना, मैं यहाँ का देख लेती हूँ। इस पर प्या अपने हाथों को दिखाते हुए बोली, कैसे जाओ, हाथों में तो पूरे आटा लगा हुआ है, तू ही चली जाना प्लीज। अच्छा ठीक है दीदी, आप ये प्लीज सब मत बोलिए, मैं जाती हूँ, बोलकर रानी करण के सामने से ही जल्दी से निकल अपने कमरे की तरफ चल दी। लेकिन करण जैसे ही आगे बढ़कर जाने लगे, पीछे से प्या ने आवाज दी, करण भाई एक मिनट रुकिए। प्या की आवाज सुन करण रुकते हुए पूछा, क्या बात है प्या। इस पर प्या धीरे से करण से पूछी, भाई क्या आपके और रानी के बीच में कोई प्रॉब्लम है। प्या की बात सुन करण हंसते हुए बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं, बस वो मुझसे थोड़ा सा नाराज है और कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं मना लूंगा उससे। इस पर प्या बात को आगे न बढ़ाते हुए बोली, ठीक है भाई। वहां से करण भी अपने कमरे की तरफ चल गया। इस वक्त सभी अपने अपने कामों में बिजी थे, तो करण भी बिना किसी से कोई बात किए सीधे ऊपर चला गया। जब वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो सामने रानी वही फाइल लिए खड़ी थी जो प्या ने करण के थरू मंगवाई थी। रानी के हाथों में फाइल देख करण बोला, अरे यार तुमने तो एक पल में ही फाइल ढूंढ दी, अगर तुम ना होती मेरी जिंदगी में तो क्या होता, मुझे तो तुम्हारी आदत लग गई है, कोई भी काम बिना तुम्हारे कर ही नहीं पाता हूँ। करण के इतना बोलने के बावजूद भी रानी चुप रही और फाइल को बैग पर रख बिना कुछ भी बोले जाने लगी। लेकिन रानी बाहर जा पाती उससे पहले ही करण ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसकी कलाई पकड़कर बोला, प्लीज रानी सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो, तुम्हें तो पता है ना कि मैं शराब नहीं पीता, वो कल दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी थी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं कभी भी नशे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। करण के इतना सब कहने के बाद भी रानी बोली, प्लीज करण जी मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दीदी की मदद करने जाना है, नीचे सभी लोग नाश्ता का वेट कर रहे होंगे। मैं वो सब कुछ नहीं जानता, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा बस। करण के ऐसे जिद करने से रानी थोड़ा चिढ़ गई और गुस्से से बोली, आप समझते क्या है अपने आप को, हाँ सब कुछ कर लो उसके बाद रानी को आकर सॉरी बोल देंगे, वो तो है ही बेवकूफ, मैं उसे तुरंत मना लूंगा है ना। डॉट डॉट यही सोचते हैं ना मेरे बारे में, लेकिन मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको अब से जो भी करना है बिना किसी हिचकिचाहट के कीजिए, क्योंकि आज से हम आपको किसी बात के लिए नहीं रोकेंगे। रानी के इन सब बातों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, पर करण भी कहाँ हार मानने वाला था। रानी के इतना गुस्सा करने पर भी उसके हाथ छोड़ने के बजाय उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी ओर हल्के से खींच लिया। करण के ऐसा करते ही रानी एकदम से शांत हो गई और वो करण की स्पर्श से बेसुध होने लगी। रानी ने करण को धीरे से बोली, देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, मुझे छोड़िए। इस पर करण रानी के होठों के और करीब जाते हुए बोल, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती मैं नहीं छोड़ने वाला, फिर आगे जो भी होगा उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, सोच लो। रानी जैसे ही रूम से बाहर जाने लगती है, करण पीछे से उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। करण का यूं अचानक से रानी को अपनी बाहों में समेट लेना रानी को अंदर से बहुत ही सुकून दिया और उसका गुस्सा ना जाने कहाँ गायब सी हो गई।
पर फिर भी वो करण के सामने अपने आप को गुस्से में दिखाने की कोशिश कर रही थी और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज मुझे छोड़िए, दीदी नीचे अकेले ही सारा काम कर रही होंगी। इस पर करण रानी की कमर को और थोड़ा कसते हुए बोला, आज रचना कर देगी तुम्हारी दीदी की मदद, पर मैं नहीं छोड़ने वाला जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी। रानी को जब लगा कि करण उसे सच में नहीं छोड़ेगा तो उसने झट से बोल दिया, ठीक है मैंने आपको माफ किया, अब मुझे जाने दीजिए। ये बोलकर वो अपने आप को छुड़ाने लगी, लेकिन करण कहाँ छोड़ने वाला था। वो रानी को अपने गोद में उठा लिया और ले जाकर बेड पर धीरे से लिटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। करण को ऐसा करते देख रानी को बहुत शर्म आने लगा और वो अपनी आंखें बंद करके बोली, प्लीज करण जी। अभी रानी इतना बोली ही थी कि करण उसके करीब जाते हुए बोला, आज तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा, और उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़कर उसके होठों को चूमने लगा। करण के ऐसे चुम्बने से रानी पहले तो नाराज थी, पर फिर धीरे धीरे उसे भी अच्छा लगने लगा और वो भी करण का साथ देने लगी। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद करण रानी की गर्दन के पास आकर उसे चुम्बने लगा, लेकिन तभी किसी ने दरवाजा खटखटाते हुए बोला, अरे भाई दिन में दरवाजा क्यों लगा रखा है। आवाज सुनते ही दोनों हड़बड़ा कर उठे और करण थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है, मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, जैसे ही रोमांटिक मूड में आता हूँ कोई ना कोई आकर डिस्टर्ब कर ही देता है। इस पर रानी की हंसी छूट गई और वो बोली, अब हटिए, नहीं तो दरवाजे ऐसे ही खटखटाते रहेंगे। तब करण बोला, पहले तुम वादा करो कि हमारी ये अधूरी काम तुम रात में पूरी करोगी। तब रानी थोड़ा शर्माते हुए बोली, अच्छा ठीक है वादा, अब हटे। तब करण रानी को छोड़ देता है और खुद वॉशरूम में चला जाता है ताकि किसी को कुछ पता ना लगे, वरना सबके बीच में मजाक बनेगा। रानी भी अपनी साड़ी को सही करती है और बाल सीधे करते हुए दरवाजा खोल कर देखती है तो सामने रचना खड़ी थी। रानी रचना को देखकर पूछी, रचना तुम यहाँ कुछ काम है क्या? इस पर रचना रानी को थोड़ा चिढ़ाते हुए बोली, हाँ दीदी, वो मुझे दादी ने आपको नीचे बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। क्यों? ये बोल वो हंसने लगी। रचना की बात सुन रानी भी थोड़ा शर्मा गई, लेकिन फिर रचना के गालों पर हल्की सी हाथ रखते हुए बोली, जब तुम इस सिचुएशन में रहोगी ना तब पूछूंगी तुमसे, अभी तो मेरा मजाक उड़ा रही हो। इस पर रचना झट बोल पड़ी, अरे नहीं दीदी, मैं तो बस ऐसे ही, और हाँ मेरी नसीब आप दोनों की तरह इतना अच्छा थोड़ी ना है कि मुझे भी समझने वाला कोई राजकुमार मिले, इसीलिए मैं ये सब सोचती ही नहीं हूँ। जो मिलेगा देखा जाएगा, उससे पहले हमें दादी के पास जाना है, दीदी जल्दी चलिए। इस पर रानी रचना को देखकर बोली, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे लाइफ में जल्द ही कोई ऐसा इंसान आएगा जो तुम्हें अच्छी तरह से समझेगा और बहुत सारा प्यार भी करेगा। इस पर रचना बोली, अच्छा दीदी, आप तो फ्यूचर भी देखने लगी, अब चलिए नीचे। बोलकर दोनों नीचे दादी के पास चले गए। जी दादी, आपने मुझे बुलाया था क्या? रानी थोड़ा शांत स्वर में बोली, हाँ मेरी बच्ची, मैंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पिया बेटा और रचना बेटी को भी बुलाया था। पर वो क्यों दादी, आपने हम सभी को एक साथ क्यों बुलाया, कोई गिफ्ट देने वाली है क्या? थोड़ा हंसते हुए बोली, बताऊंगी, पहले पिया को भी तो आ जाने दो। तभी रसोई से निकलते हुए पिया भी वहां आ पहुंची और बोली, हाँ दादी बोलिए, क्या काम था मुझसे? दादी बताती हूँ, पहले तुम तीनों यहाँ सोफे पर बैठो। तो दादी की बात सुन तीनों लड़कियां एक दूसरे के मुंह देखने लगी, फिर सोफे पर बैठकर बड़ी बेसब्री से दादी के कुछ बोले जाने का इंतजार करने लगी। तभी दादी ने बोलना शुरू किया, शायद तुम सभी में से किसी को याद ना हो, पर परसों करवा चौथ है। दादी की बात सुन रानी और पिया एक साथ बोल पड़ी, जी दादी, हमें याद है और इस बारे में हम आप सभी से बात भी करने वाले थे। तब दादी ने बोला, अच्छी बात है जो तुम दोनों को ये याद है, लेकिन मैं व्रत याद दिलाने के लिए तुम सबको यहाँ पर नहीं बुलाई हूँ, बल्कि मुझे कुछ देना था, इसीलिए। दादी की बात सुन फिर से एक बार तीनों आपस में एक दूसरे को देखने लगे और रचना बोल पड़ी, क्या देना है हमें दादी, प्लीज जल्दी दीजिए ना, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। इस पर दादी बोली, हाँ मेरी बच्ची देती हूँ, और हंसने लगी। फिर सबसे पहले दादी ने पिया को बुलाया और उसे अपने पास बिठाते हुए बोली, परसों तुम्हारा और इनका भी इस घर में पहली करवा चौथ का व्रत है ना, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम तीनों मेरी दी हुई ये साड़ी पहनो। बोलकर साड़ी आगे कर दी। दादी सबसे पहले पिया को अपने पास बुलाती है और बैठने को बोलती है। पिया सोफे पर बैठते हुए दादी की ओर एक अलग ही निगाहों से देखती है, जैसे कि वो जानना चाह रही है कि क्या बात है। दादी अपने हाथों में एक लाल साड़ी लेते हुए पिया के आगे बढ़ा दी और बोली, मैं चाहती हूँ बेटा कि करवा चौथ के दिन तुम यही साड़ी पहनो, क्योंकि ये साड़ी मेरी है और मैंने अपने पहले करवा चौथ में पहना था। हाँ थोड़ी पुरानी डिजाइन है, पर अगर तुम्हें। पिया दादी को बीच में ही रोकती हुई बोली, प्लीज दादी, ये साड़ी बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है, आपने इतने प्यार से मुझे ये साड़ी दी है, मैं इसे जरूर पहनूंगी। पिया की बात सुन दादी खुश हो गई और एक और साड़ी रानी को भी देते हुए वही बोली,
रानी भी साड़ी पर कर बहुत ही खुश हुई, लेकिन रचना वही बगल में खड़ी चुपचाप ये सब देख रही थी और सोच रही थी आखिर दादी ने मुझे क्यों बुलाया होगा, लेकिन वो अभी कुछ बोली नहीं थी। तभी दादी ने रचना की ओर भी एक लाल साड़ी बढ़ाया। ये देखकर जहां रचना हैरान थी वहीं पिया और रानी खुश। रचना ने दादी से आखिर में पूछ ही लिया, दादी आप मुझे ये साड़ी किस लिए दे रही है? ये व्रत तो सुहागिनें ही ना सिर्फ करती है। इस पर दादी जवाब देते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि ये व्रत सुहागिन ही सिर्फ करती है, पर साड़ी तो सभी पहन सकते हैं ना। मेरी बहुत ही इच्छा थी कि मैं तुम्हें इस लाल साड़ी में देखूं, लेकिन अगर तुम्हें नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं। इस पर रचना झट से दादी के हाथ से साड़ी लेते हुए बोली, मैं जरूर पहनूंगी अगर आपकी इच्छा है तो, और फिर हम सब सेल्फी भी लेंगे बोलकर हंसने लगी। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी हंसने लगे। अगली सुबह सभी दिन के जैसे ही सभी अपना अपना काम में लगे हुए थे। रानी नव्या को स्कूल जाने के लिए रेडी कर दी थी और लंच भी तैयार हो गया था। प्या भी रसोई का सारा काम सुबह सुबह ही निपटा ली ताकि उसे ये ना सुनना पड़े कि अब वो रसोई का काम नहीं करती है, और फिर अपने जॉब पर जाने के लिए रेडी होने चली गई। करण भी ऑफिस जाने के लिए नाश्ता कर निकलने ही वाला था कि तभी वहां पर आलोकनाथ आते हुए बोले, बेटा करण, आज से आप रवि को भी अपने साथ ऑफिस ले जाया कीजिए। आलोकनाथ की ये बात सुन वहीं पर बैठे रवि सोफे पर से उठ खड़ा हुआ और थोड़ा परेशानी में बोला, पर पापा मैं कैसे? आप तो जानते ही है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो मैं वहां पर क्या करूंगा? करण आलोकनाथ की बात सुन अपनी खुशी व्यक्त करते हुए बोला, आपने तो मेरी मन की बात कह दी अंकल जी। मैं भी यही सोच रहा था कि क्यों ना अब रवि भी ऑफिस ज्वाइन कर ले। वैसे भी दिन भर घर में खाली बैठने से तो अच्छा ही है ना। और रही बात कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, तो तुम उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो सब मैं तुम्हें बता दिया करूंगा। 1-2 दिन में तुम वहां की सारी बात जान लोगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। वैसे भी आज मुझे कुछ नए एम्प्लॉय के इंटरव्यू भी लेने हैं, तुम साथ में रहोगे तो कुछ हेल्प हो जाएगी। रवि करण की सारी बात सुनने के बाद थोड़ा सोचने के बाद बोला, ओके, अगर आप सभी को यही ठीक लगता है तो मुझे ऑफिस ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं अभी तुरंत चेंज करके आता हूँ। करण के इधर देखते हुए बोला और अपने कमरे में चला गया। करण बेटा, हम आज कितना खुश है ये आपको बता भी नहीं सकते हैं, और ये सारी खुशी सिर्फ और सिर्फ आपके और रानी बिटिया के वजह से आई है इस घर में। अब बस अंकल जी, अब मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। अच्छा, अब हमें देरी हो रही है, मैं देखकर आता हूँ कि रवि तैयार हुआ कि नहीं। ठीक है बेटा। करण रवि के रूम में जब पहुंचा तो रवि के कपड़े देख हंसने लगा। करण को अपने ऊपर हंसते देख रवि ने पूछा, हंस क्यों रहे हो तुम? तब करण बोला, अरे यार, तुम ये क्या पहन लिए हो? अगर तुम्हें फॉर्मल कपड़े में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो तुम जीन्स शर्ट भी पहन सकते हो, वहां पर कोई कपड़े की पाबंदी नहीं है, समझे? इस पर रवि एक गहरी सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड, मुझे तो तब से समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये पहन के कैसे रहूंगा। चलो, ये बात जानकर थोड़ी राहत हुआ, और झट से वो कपड़े निकाल कर अपनी पहले वाली कपड़े ही पहन लिया और करण को बोला, चलो। चूंकि करण को भी ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही थी तो वो भी अपने कदम जल्दी से बढ़ाते हुए जाने लगा। करण रवि को गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग करने लगा। कुछ देर में दोनों ऑफिस पहुंच गए। रवि इतना बड़ा ऑफिस देखकर अपनी आंखें बड़े बड़े करके देखने लगा और हैरानी के साथ बोला, अरे यार, इतनी बड़ी ऑफिस, वो भी हमारी, वाह! डॉट डॉट। रवि की बात सुन करण हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, चलो अंदर। रवि जब ऑफिस के अंदर पहुंचता है तो सभी एम्प्लॉय उसे गुड मॉर्निंग विश करते हुए आगे बढ़ते हैं और करण को भी गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जब करण देखता है कि रवि को ये सब बहुत नया नया सा लग रहा है तो वो उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए बोलता है, अरे यार, तुम यहाँ के बॉस हो तो ऐसे क्यों चल रहे हो? थोड़ा शान में चलो, ये सभी हमारे अंदर काम करते हैं। अच्छा चलो, तुम्हें तुम्हारा केबिन दिखाता हूँ। बोलकर करण रवि को ऑफिस के मेन रूम में ले गया। उस केबिन का दरवाजा खोलते ही करण रवि के इधर देखकर बोला, ये रहा तुम्हारा केबिन। रवि उस रूम को देखकर दंग रह गया। अंदर से वो एक खूबसूरत पैलेस जैसा लग रहा था, ऊपर से बैठने के लिए एक बहुत ही स्टाइलिश कुर्सी। ये सब देखकर रवि बोला, क्या ये सच में मेरे लिए है? मुझे तो ये सब एक सपना की तरह लग रहा है। हाँ यार, ये सब तुम्हारा ही तो है। अब तुम फिर से अपने ऑफिस को संभालो। मैं दो दो ऑफिस संभाल कर थक गया हूँ, और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अभी तो मुझे जाना होगा क्योंकि कुछ कैंडिडेट आए हैं, उनका इंटरव्यू भी लेना है। पर अगर तुम चले जाओगे तो मैं ये सब कैसे संभालूंगा? अभी तो मुझे यहाँ पर आए कुछ घंटे ही हुए हैं। एक काम करते हैं, अभी मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, धीरे धीरे सब सीख जाने के बाद अकेले संभाल लूंगा, ठीक है? चलो, ये भी सही है, आओ चलो। ये बोलकर दोनों ऑफिस के हॉल में चले गए। हॉल में पहले से ही इंटरव्यू लेने की सारी तैयारी हो चुकी थी, बस करण का ही वेट हो रहा था। करण जैसे ही वहां पर पहुंचा तो बाकी के स्टाफ उन्हें उठकर गुड मॉर्निंग विश किए।
करण सबको गुड मॉर्निंग विश करते हुए बैठने के लिए कहा और खुद भी मेन कुर्सी पर जाकर बैठ गया और रवि को भी अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। करण के इशारे को रवि समझ गया और वो भी वहीं बैठ गया। फिर करण अपनी सेक्रेटरी को निर्देश दिए कि वो अब कैंडिडेट को एक एक कर अंदर भेजे। ऐसे ही एक एक कर कैंडिडेट अंदर आते गए और सभी का इंटरव्यू होता गया। लास्ट में एक कैंडिडेट जब अंदर आया तो वो रवि को देखकर बहुत ही खुश हो गया। वहीं रवि भी उससे अचानक अपने सामने देख हैरान हो गया और अपने कुर्सी पर से उठते हुए बोला, रिक्की तुम यहाँ पर कैसे? रवि को रिक्की से इस तरह बात करते देख करण थोड़ा हैरान हो गया और फिर रवि को धीरे से पूछा, रवि क्या तुम इसे पहचानते हो? रवि करण की तरफ देखते हुए बोला, हाँ ये मेरा दोस्त है। पर ऐसे ही अचानक यहाँ देखकर थोड़ा हैरान रह गया और आगे बढ़कर रिक्की के गले से लग गया। करण ने वो इंटरव्यू वहीं पर खत्म कर दी और सारे कैंडिडेट को सूचित करवा दिया कि अगर वो सिलेक्ट हुए तो उनके ईमेल पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और रवि रिक्की को लेकर अपने केबिन में चला गया। वहां पर रवि रिक्की को बैठने को कहता है और करण के साथ खुद भी बैठ जाता है। कुछ देर शांति के बाद करण रवि से पूछता है, तुम इससे कहाँ मिले थे और तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? क्या मुझे कुछ बताना चाहोगे? तब तक मैं चाय के लिए बोल देता हूँ। करण के पूछने पर रवि ने रिक्की के साथ हुई हर एक बात उसे बताई और उस दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी ये भी बताया। रिक्की के बारे में ये सब जानकर करण को काफी दुख हुआ, इसीलिए वो रिक्की को सॉरी बोलता है। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आपने थोड़ी ने कुछ किया है। हाँ, पर आज मेरी वजह से फिर से तुम्हें अपनी पुरानी बातें याद आ गई होंगी ना? नहीं नहीं, इसमें बुरा क्यों लगेगा? ये सब शायद मेरी ही गलती के कारण हुआ होगा और मैं अब वो सब भूल चुका हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। रिक्की की बात सुन रवि थोड़ा जोर से बोला, ये हुई ना मेरे दोस्त वाली बात, आज से समझ लो तुम्हारी जॉब पक्की। क्यों करण, मैं सही बोल रहा हूँ ना? इस पर करण भी रिक्की के पास आते हुए बोला, हाँ और क्या, अब से तुम यहीं पर नौकरी करोगे? अपनी जॉब वाली बात सुन रिक्की बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उठकर दोनों के गले से लग जाता है। अपनी खुशी जाहिर करते हुए रिक्की बोलता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं जो भी हूँ बस तुम दोनों की वजह से। इस पर रवि बोला, अच्छा अच्छा अब तारीफें करना बंद करो, वैसे अभी तुम कहाँ पर रुके हो? रिक्की रवि की बात सुन बोला, पता नहीं, यहाँ पर तो कोई ठिकाना नहीं है, पर देखता हूँ। करण रिक्की की बात सुन बोला, अब से तुम हमारे साथ हमारे घर पर ही रहना और महीने का किराया भी दे देना। भले हमें कोई बात करनी होगी ऑफिस के बारे में तो तुरंत कर लेंगे। क्यों रवि? हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था। फिर छवि से भी तो अभी तक नहीं मिले हो? आई मीन पिया। ये पिया कौन है? रिक्की थोड़ा संदेह भरे स्वर में बोला, वो थोड़ी लंबी स्टोरी है तो हम घर चलकर बात करेंगे। रिक्की को जब रवि ये कहता है कि आज से तुम हमारे ही घर पर रहना तो रिक्की थोड़ा चुप हो जाता है। रिक्की की चुप्पी देखकर करण पूछता है, क्या हुआ तुम्हें रिक्की? क्या हमारे साथ हमारे घर में रहना तुम्हें पसंद नहीं है क्या? अगर ऐसी बात है तो फिर हम तुम्हारे लिए कोई और घर ढूंढते हैं। बात वो नहीं है, दरअसल आपने मुझे जॉब दी और अब मैं आपके ही घर पर रहूंगा। मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। इसमें अजीब वाली कौन सी बात है? तुम कहीं ना कहीं तो किराया और रहोगे ही ना, तो एक काम करो, तुम मुझे ही किराया दे देना। तब ठीक है। तभी रवि बोला, अब चले घर, और तीनों घर के लिए निकल गए। चूंकि आज थोड़ी जल्दी ही ये लोग घर जाने के लिए ऑफिस से निकल गए, क्योंकि आज उन्हें घर के सारी लेडीज को शॉपिंग कराने के लिए भी ले जाना था। इधर आज सभी का एक तरह से फास्ट ही था, क्योंकि कल करवा चौथ का व्रत है तो आज से ही अरवा खाना शुरू हो गया था। प्या आज बहुत ही सुंदर लग रही थी, क्योंकि आज उसने अपने बाल खुले रखे थे और एक पीली कलर की फ्रॉक सूट पहनी हुई थी, माथे पर काली छोटी सी बिंदिया, आंखों में काजल और होंठ पर लाल लिपस्टिक। सच में आज वो एक संस्कारी बहू लग रही थी। उसने नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ की, उसके बाद लोकनाथ और देविका के पास जाकर उन दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद ली। लेकिन इस बार भी देविका ने आशीर्वाद नहीं दिया। इस बार वो पैर भी पीछे नहीं हटाए। ये देखकर प्या मन ही मन खुश होते हुए सोची, चलो कम से कम आज माँ ने अपना पैर तो छूने दिया। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा जब वो मुझे अपना लेंगी। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। आज रानी भी कुछ कम नहीं लग रही थी। उसने भी लाल सूट पहना था, लेकिन रचना वही अपनी डेली रूटीन वाले कपड़े पहने थे, लॉन्ग स्कर्ट और टॉप। वैसे वो दिखने में पिया और रानी से कम सुंदर थी और रंग भी बहुत गोरा नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने आप में खुश ही रहा करती थी। सभी शॉपिंग जाने के लिए रेडी हो गए थे, तभी वो लोग भी घर पहुंच गए। करण और रवि घर के अंदर आते ही सभी को आवाज लगाए। इन दोनों की आवाज सुनकर बाकी के सभी घर वाले हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं और आलोकनाथ आगे बढ़कर पूछता है, क्या हुआ बेटा, आपने हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा क्यों किया है? पापा, वो दरअसल हमें आप सभी को कुछ बताना था, इसीलिए हमने आप सभी को यहाँ पर बुलाया है। ऐसी कौन सी बात है जो आपको अभी ही बतानी है?
करण बाहर खड़े रिक्की को आवाज देते हुए बोला, रिक्की अंदर आ जाओ। अंकल जी, ये रिक्की है, रवि का दोस्त। आज ये हमारे ऑफिस जॉब के सिलसिले में आया था। हमने जॉब तो दे दी, पर हमने इसे अपने घर पर ही रहने को बुला लिया। ये यहाँ पर एक किराएदार के तौर पर रहेगा। करण अभी अपनी पूरी बात खत्म ही किया था कि तभी रिक्की को देख पिया उसके पास आते हुए बोली, रिक्की तुम, वो भी यहाँ। तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम इस शहर में कैसे आ गए? वो मैं काम के सिलसिले में ही यहाँ पर आया था, तभी मेरी मुलाकात रवि से हो गई और वो मुझे यहाँ पर ले आया। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मैं कहीं और रह लूँगा, पर ये दोनों मान ही नहीं रहे हैं। तभी आलोक जी बोले, अरे इसमें गलत क्या है, आप यहीं पर रहिए। अगर इन दोनों ने आपको यहाँ पर रखा है तो कुछ सोच के ही ना रहने के लिए बोले होंगे। ऊपर से आप फ्री में तो नहीं ना रह रहे हैं, किराया तो देंगे ही ना, फिर प्रॉब्लम क्या है? ये सब देख दादी बोली, पर बेटा, क्या हमें इस लड़के को अपने घर में रखना चाहिए? देविका के पास धीरे से बोली। पर इसमें दिक्कत ही क्या है माँ जी, बेचारा इस शहर में नया है और रवि का अच्छा दोस्त भी तो है। पर बेटा, हमारे घर में एक जवान बेटी भी है, ऊपर से उसकी शादी की भी उम्र हो गई है। कहीं कुछ गलत हो गया तो? माँ जी आप इतना मत सोचिए, लड़का भला ही लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप तसल्ली रखिए। ठीक है बेटा, आप अपने दोस्त को उनका कमरा दिखा दीजिए और फिर शॉपिंग के लिए निकल जाइए, नहीं तो लेट हो जाएगा। ठीक है पापा, चलो रिक्की, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। रिक्की भी रवि के साथ चल दिया, लेकिन जाते हुए उसकी नज़र के सामने रचना पड़ गई। एक ही नज़र उसे देखते ही रिक्की के दिल में एक हलचल सी उठ गई और वो आगे बढ़ने के बाद भी पीछे मुड़कर रचना को देखने लगा, लेकिन फिर अपने दिल पर हाथ रखते हुए आगे मुड़ चला गया। लेकिन रचना वहीं साइड में खड़ी सबकी बातों को सुन रही थी और रिक्की पर कुछ खास ध्यान नहीं दी, जैसे कि उसे कोई फर्क न पड़ा है। दोपहर का समय हो चला था, इसीलिए सभी शॉपिंग पर जाने के लिए घर से निकल पड़े, सिर्फ दादी और रिक्की को छोड़कर। वैसे प्यार रिक्की को बोली भी अपने साथ शॉपिंग पर चलने को, पर उसने मना कर दिया, क्योंकि उसे यूं फैमिली के साथ जाने में थोड़ा अजीब लग रहा था, इसीलिए वो घर पर ही रह गया। जैसे ही घर से सब निकलने लगे तभी अचानक दादी की तबीयत बिगड़ गई और वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी रचना की नज़र दादी पर पड़ी और वो दौड़कर उन्हें संभाल ली। दादी की तबीयत खराब देख देविका बोली, एक काम कीजिए, आप सब लोग शॉपिंग के लिए जाइए, मैं यहाँ पर इनके पास रहती हूँ, इन्हें छोड़ना सही नहीं होगा। इस पर रचना, जो कि दादी के पास ही थी, वो बोली, नहीं माँ, कल आपका भी व्रत है ना, आपको भी कुछ सामान सब लेना होगा, आप तीनों जाइए, मेरा व्रत नहीं ना है तो मैं यहीं पर दादी के पास रुक जाती हूँ। वैसे तो पिया और रानी चाहती थी कि रचना भी उनके साथ चले, पर जब रचना की बात सुनी तो वो रचना को जाने के लिए फोर्स भी नहीं की और शॉपिंग के लिए चली गई। अब घर में दादी, रचना और रिक्की, जो कि अपने कमरे में था, सभी लोग शॉपिंग के लिए निकल चुके थे। अब घर में सिर्फ रचना, दादी और रिक्की बचा था, जो कि अपने रूम में था। रचना दादी को संभालते हुए उनके कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दी और बोली, दादी मैं आपके लिए गर्म दूध लेके आती हूँ रसोई से, तब तक आप ऐसे ही लेटे रहिए, समझी? बेटा तुम क्यों इतना परेशान होने लगी? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस थोड़ा सर चकरा गया था और कुछ नहीं। रचना प्लीज दादी, मैं आपकी एक सुनने वाली नहीं हूँ, आप उठिएगा नहीं, मैं आ रही हूँ। बोलकर रचना रसोई घर चली गई, लेकिन दादी को जिस चीज के लिए मना करके गई थी वो वही करने लगी। उन्हें अपनी रुद्राक्ष की माला चाहिए थी तो वो सोची कि वो खुद से ही ले लेगी रचना के आने से पहले, लेकिन जैसे ही वो बेड पर से उठकर जमीन पर खड़ी हुई, उनका सर फिर से चकरा गया और वो फर्श पर गिरने ही वाली थी कि तभी वहीं से गुजरते रिक्की की नज़र दादी पर पड़ गई और उसने आकर उन्हें संभाल लिया। रिक्की ने दादी को फिर से बेड पर लिटाया और कंबल उड़ाते हुए बोला, आपको कुछ चाहिए था क्या दादी जी? बेटा तुम यहाँ? वो मैं रसोई ही ढूंढ रहा था कि तभी मेरी नज़र आप पर पड़ गई, सो मैं यहाँ चला आया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो तुमने मुझे बचा लिया। दादी जी इसमें शुक्रिया कहाँ से आ गई? अगर कोई इंसान मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। वाह क्या नेक सोच है तुम्हारी। अच्छा बेटा तुम ये बात रचना को मत बताना, नहीं तो वो मुझे डांटेगी। पर ये रचना है कौन? दादी जी मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ, तो फिर बताऊंगा कैसे? वो रही मेरी पोती रचना। रचना दरवाजे से आ रही थी, उसी के तरफ दादी उंगली करके इशारा करते हुए रिक्की को बताया। रिक्की जैसे ही अपने पीछे मुड़कर दरवाजे के तरफ देखा तो उसकी दिल की धड़कनें फिर से एक बार रचना को देखकर जोर जोर धड़कने लगी। उसकी सादगी ने रिक्की के दिल को अपने वश में करती जा रही थी। वो एक टक रचना को घूरे जा रहा था। जब रचना अंदर आई तो दादी को दूध का गिलास हाथ में देते हुए बोली, दादी आप पहले दूध पी लीजिए, और फिर रिक्की की तरफ देखने लगी। रिक्की को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, कि तभी उसे अपनी कानों में एक मीठी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि रचना की ही थी। इतनी देर से रिक्की उसको घूरे जा रहा था, ये बात उसे समझ आ गई थी, इसीलिए वो बोली,
एक्सक्यूज मी, ये आप मुझे तब से ऐसे घूर क्यों रहे हैं? और आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? रिक्की रचना की आवाज़ सुन अपने दिल को शांत करते हुए लखराता हुआ आवाज में बोला, वो मैं रसोई घर ढूंढ रहा था, मुझे भूख लगी थी इसलिए, और मुझे ये दादी दिख गई तो मैं इनसे ही पूछने आ गया। दादी रचना के इधर देखकर झट से बोली, बेटा ये सही बोल रहा है, इसे भूख लगी है, तुम इसे रसोई घर दिखा दो। ठीक है दादी, आप तब तक दूध पीजिए, और आप रिक्की की तरफ इशारा करके बोली, आइए मेरे साथ। रिक्की भी रचना के पीछे पीछे बिना कुछ बोले चल दिया। उसका दिल तो चाहता था कि वो इसी तरह रचना को अपनी आंखों से देखता रहे, लेकिन रचना उसे रसोई घर दिखाने के बाद वहां से वापस दादी के पास चली गई। बेचारा रिक्की वहीं खड़ा कुछ देर तक रचना के सपनों में ही खोया रहा। फिर अचानक से उसके पैर किसी चीज से जा टकराया और वो नीचे गिरने ही वाला था कि तभी वो अपने आप को संभालता हुआ रचना के सपनों से बाहर आया और खुद से ही बोल पड़ा, ये सब तुम क्या सोच रहे हो रिक्की? ये सब सही नहीं है। वो एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की है और तुम्हारे दोस्त की बहन भी है। तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम उसके लायक भी नहीं हो। भूल गए तुम वो सब जो गुनाह तुमने करी थी? आज तुम शरीफ हो गए तो क्या अब से तुम सिर्फ अपने जॉब पर ध्यान दोगे और उसके बारे में सोचना भी नहीं है? बोलकर सस्पन हाथ में लिया और उसे गैस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर बाद चाय बन गई थी और बिस्किट लेके रसोई से सीधे अपने रूम में चला गया। इधर रानी और प्या आज एक साथ शॉपिंग के लिए जाके बहुत खुश थे। देविका तो थोड़ी देर में थक गई थी, इसीलिए आलोकनाथ उसे लेकर एक रेस्टोरेंट चले गए और उन लोगों को आगे की खरीदारी करने भेज दिए। अब सिर्फ करण, रानी और प्या, रवि थे। रानी और प्या आगे चले जा रही थी और करण और रवि उसके पीछे पीछे सारा सामान लिए। तभी करण बोलता है, यार रवि, मैं तो एकदम बोर हो गया इनके शॉपिंग से, ऊपर से अभी भी ये लोग खरीदारी में लगी हुई है। मैंने सोचा था कि हम बाहर थोड़ी देर साथ में समय बिता पाएंगे, पर यहाँ तो एकदम उल्टा है। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मुझे भी यही लगा था कि हम साथ में घूमेंगे, पर ये दोनों तो हमें अपने पीछे पीछे घुमा रही है। ये बोलकर दोनों एक दूसरे के इधर देखने लगे और बोले, तो अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ये बोलकर दोनों गाड़ी में जाकर सारा सामान रख दिए और रानी प्या के पास आकर बोले, तुम्हें और शॉपिंग करनी है? नहीं तो घर चलो, दादी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। दादी वाली बात सुनते ही दोनों घबरा गए और बोली, नहीं नहीं चलो घर। जैसे ही रानी करण के साथ आगे बढ़ी, रवि प्या को पीछे से खींच उसके मुंह को दबाए दूसरे तरफ चला गया। पहले तो प्या को कुछ समझ नहीं आया और वो रवि का हाथ अपने मुंह पर से जबरदस्ती हटाए और झल्लाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो रवि? तुम मुझे यहाँ पर क्यों जबरदस्ती ले आए? हमें तो घर जाना है ना, दादी की तबीयत खराब हो गई है। रवि प्या की कमर को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए बोला, मेरी जान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो हमें अपनी बीवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए झूठ बोलना पड़ा। प्या रवि की बात सुन के एकदम हैरान थी और बोली, क्या तुमने झूठ बोला? तुम्हारा दिमाग तो सही है, मैं कितना परेशान हो गई थी। अच्छा, झूठ बोलने के लिए सॉरी, पर गलती तो तुम्हारी भी है ना। तुम मुझे अपने पीछे पीछे घुमा रही थी, कहाँ मैंने सोचा था कि हम दोनों कुछ देर अकेले टाइम स्पेंड करेंगे, और कहाँ तुम मुझे एक नज़र देख भी नहीं रही थी, तो मैं क्या करता? प्या रवि की बात सुन हंस पड़ी और बोली, तुम भी ना कभी कभी एकदम बुद्धू जैसा बात करते हो। अच्छा मुझे भी माफ कर दो, अब जो तुम बोलोगे वही होगा, तो कहाँ जाना है बोलो। इस पर रवि प्या के करीब आते हुए हल्के आवाज में बोलता है, जो मैं कहूँगा वही करोगी। रवि प्या को अपने बाहों में पकड़ लेता है और उसके करीब जाते हुए बोलता है, तो मैं जो भी कहूँगा वो करोगी? इस पर प्या थोड़ी चालाकी के साथ बोलती है, हाँ जरूर, पर तुम पहले अपनी आंखें बंद करोगे तब। अच्छा, मुझसे ही होशियारी, मैं सब समझता हूँ, लेकिन इस बार मैं बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। प्या अपनी चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान ले आए और भोली सूरत बनाती हुई बोली, सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो मैं तुम्हें किस करूँगी। ठीक है, ये बोलकर रवि अपनी आंखें बंद कर लिया। प्या भी पहले उसके पास जाने की नाटक करी और एक ही झटके में उससे अपने आप को छुड़ाकर भागने लगी। ये देखकर रवि उसके पीछे भागते हुए बोले, रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। इस पर प्या हंसते हुए आगे भागती जा रही थी कि तभी अचानक से उसका पैर किसी चीज से टकराए और वो वहीं लड़खड़ा कर गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है उसके सर पर चोट लग जाती है। ये देखकर रवि एकदम से घबरा जाता है और दौड़कर प्या के पास जाकर उसके सर को अपने हाथों से उठाकर अपने जांघ पर रखते हुए घबराई हुई आवाज में बोलता है, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा प्या, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। रवि को इतना परेशान देख प्या बोली, रवि मैं ठीक हूँ, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, तुम इतना मत घबराओ। इस पर रवि प्या को चुप कराते हुए उसे अपने गोद में उठाकर सड़क पर इधर उधर गाड़ी की तलाश में दौड़ने लगा। रवि को इतना घबराया हुआ देखकर प्या बार बार उसे कहती कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई है, पर सच तो ये था कि उसे चोट लगी थी और खून भी बहे जा रहा था।
इसीलिए रवि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाह रहा था। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुक गई, जिसे देखकर रवि दौड़ता हुआ उस कार के पास गया और हेल्प मी करके चिल्लाने लगा। लेकिन वो तब हैरान हो गया जब उस कार में बैठी इंसान को देखा। दरअसल वो रवि की ही कॉलेज के एक फ्रेंड सनाया थी। उस समय रवि उसी के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया करता था, लेकिन रवि को तो अभी सनाया भी याद नहीं थी, इसीलिए वो उससे अनजान की तरह मदद मांगने लगा। लेकिन सनाया उसे पहचान गई थी, इसीलिए वो झट से अपनी कार में उन दोनों को बैठने को बोली और कार चलाकर हॉस्पिटल तक ले गई। जब डॉक्टर पिया की चोट को देखे तो उसे जल्दी से अंदर ले गए और उसका इलाज चालू कर दिए। कुछ देर के बाद बाहर आते हुए डॉक्टर बोले, अच्छा हुआ जो आप इन्हें वक्त रहते यहाँ पर ले आए, नहीं तो फिर इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। रवि डॉक्टर की बात सुन बहुत डर गया और बोला, अभी कैसी है पिया, क्या अभी भी उसे कोई खतरा है? नहीं नहीं, अब वो बिल्कुल ही ठीक है, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर रवि के जान में जान आए और वो डॉक्टर को थैंक्स बोलते हुए सनाया के इधर मुड़ जाता है। उसके पास जाकर बोलता है, आज अगर आप मुझे सही वक्त पर नहीं मिलती तो शायद मेरी पिया ठीक ना हो पाती, इसके मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम ही होगा। रवि की बात सुन सनाया बिल्कुल ही हैरान थी और वो रवि के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, क्या यार रवि, तुम मुझे भूल गए क्या जो मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी कॉलेज की फ्रेंड हूं ना, याद है कि हम कॉलेज में हमेशा साथ साथ ही रहते थे, हमने कितना मजा किया करते थे। रवि सनाया की बात सुन थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, वो दरअसल मैं अपना याददाश्त एक एक्सीडेंट में भूल चुका हूँ, तो मुझे सच में नहीं पता कि आप कौन हैं। क्या? सनाया थोड़ा चिंता के साथ बोली, फिर मन ही मन सोची, तो क्या हो गया अगर तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, लेकिन तुम तो मुझे याद हो और शायद मैं तुम्हें कभी भूल भी नहीं पाऊंगी। रवि सनाया को ऐसे चुप देख बोला, एक्सक्यूज मी, कहाँ खो गए आप? अरे कहीं नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि हम कॉलेज में कितनी मस्ती किया करते थे और आज तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो, लेकिन कोई नहीं, मैं वैसे भी एक डॉक्टर हूँ। क्या आप डॉक्टर हैं? यार रवि, पहले तुम मुझे ये आप कहना बंद करो, फिर मैं तुम्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी जिससे तुम्हारी याददाश्त वापस लौट आए। अच्छा ठीक है, आज से हम फिर से एक बार फ्रेंड बन जाते हैं, ओके? हाँ ये सही रहेगा, और हंसते हुए उससे हाथ मिलाती है। रवि पिया से मिलने चला जाता है और सनाया वहीं खड़ी खड़ी सोचती है कि काश मैं उस दिन तुम्हारे लाइफ से ना गई होती हो, आज तुम सिर्फ मेरे होते पर कोई ना, मैं अब फिर से तुम्हारी जिंदगी में आ गई हूँ और बहुत जल्द ही तुम मेरे होगे। ये बोल वो भी पिया जिस वार्ड में थी वहां पहुंच गई। रवि जब पिया को देखता है तो उसकी आंखों से दर्द भरे आंसू बह जाते हैं। ये देखकर पिया की भी आंखें भर आती है और वो रवि को धीरे आवाज में बोलती है, तुम रो क्यों रहे हो रवि, देखो मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। इस पर रवि उसको गले से लगा लेता है और बोलता है, तुम्हें पता भी है तुम्हें इस हाल में देखकर मुझ पर क्या बीती है? मैं तो डर ही गया था, लेकिन फिर भगवान ने मेरा साथ दे दिया और मेरी मदद करने सनाया को भेज दिया। सनाया का नाम सुनते ही पिया थोड़ा अचका गई और बोली, ये सनाया कहीं ये वही तुम्हारी कॉलेज वाली फ्रेंड तो नहीं है? पिया की बात जैसे ही खत्म हुई सनाया वहां पर आते हुए बोली, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया तुमने, मैं रवि की वही कॉलेज वाली दोस्त हूँ। सनाया को देख पिया अंदर से घबरा गई, क्योंकि वो सनाया को अच्छी तरीके से पहचानती थी कि वो कैसी लड़की है और वो किस मकसद से उसकी लाइफ में वापस आई है। पर वो ये सब रवि को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो अपने मन को शांत करते हुए झूठ मूठ का मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए सनाया को थैंक यू बोली। अभी पिया को सनाया वाला झटका लगा ही था कि अब रवि ने उसे एक और झटका दे दिया कि वो अपना ट्रीटमेंट सनाया से करवाएगा। ये बात सुन पिया एक झटके में ही बोली, पर क्या जरूरी है ट्रीटमेंट की? डॉट डॉट डॉट। इस पर रवि बोला, मैं चाहता हूँ कि मुझे वापस से सब कुछ याद आ जाए, लेकिन वो ये कहाँ जानता था कि सनाया उसे कभी भी कुछ याद ना आने वाली ट्रीटमेंट करने वाली थी, ताकि उसको सनाया के बारे में वैसे अब बातें कभी याद ही ना आए। अब तो पिया अंदर ही अंदर घुट रही थी, पर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान बिखेरे हुए थी, जिससे रवि को ऐसा ना लगे कि सनाया को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। इधर जब बहुत देर होने लगी तो रानी और करण ने रवि को कॉल लगाया, तो उन्हें पता चला कि वो हॉस्पिटल में है। ये सुन वो दोनों बहुत घबरा गए। रानी ने जैसे ही ये बात सुनी कि रवि हॉस्पिटल में है तो वो बहुत परेशान हो गई और बार बार रवि से पूछने लगी, क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? रानी को इतना परेशान सुन रवि बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो पिया को चोट लग गई थी इसीलिए मैं उसे लेकर ही हॉस्पिटल आया था। क्या दीदी को चोट कैसे लगी? रानी पहले मेरी बात सुनो, पिया अब ठीक है और तुम लोग भी घर पहुंचो, हम भी घर आ रहे हैं, तब मैं सब बताऊंगा। ठीक है, जल्दी घर आओ बोलकर फोन कट कर देती है और करण को सब बताती है।
दोनों वहां से निकलकर रास्ते में आलोकनाथ और देविका को पिक करते हुए घर पहुंचते हैं। जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो रवि पहले से ही वहां पर मौजूद होता है। रवि को देख रानी अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए उसके पास जाकर पूछी, रवि दीदी कहाँ पर है? वो अब कैसी है? पिया अपने रूम में है, अब वो बिल्कुल ठीक है। रानी रवि की बात सुन पिया के रूम के इधर दौड़ कर चली गई। इधर रवि सभी को सब कुछ बताता है और साथ में सभी घरवालों को सनाया से भी मिलवाता है और बताता है कि किस तरह उसने पिया को हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद की और ये मेरी कॉलेज की दोस्त भी है। सनाया को देखकर सभी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें सनाया के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसे आज के लिए अपने घर पर ही रुक जाने के लिए कहते हैं क्योंकि कल त्योहार है तो देख ले। सनाया तो चाहती ही यही थी कि उसे इस घर में रुकने का मौका मिले ताकि वो हमेशा के लिए यहाँ पर जम जाए, इसीलिए उसने जाने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं किया और सभी के बात को मानती हुई यहीं रुक गई। उसे रचना अपने रूम में ले गई क्योंकि गेस्ट रूम में पहले से ही नायक ठाकुर रह रहे थे और एक रूम रिक्की को दे दिए थे, तो अभी सनाया के लिए कोई अलग से कमरा खाली ना होने के कारण रचना उसे अपने रूम में ही रुकने के लिए बोलती है। लेकिन इधर जब रानी पिया से मिलने पहुंचती है तो देखती है कि पिया बेड पर लेटने के बजाय रूम में इधर उधर घूम रही है और कुछ गहरी सोच में डूबी हुई है। ये देखकर रानी जल्दी से पिया के पास आती है और उसे पकड़कर बोलती है, दीदी पहले आप बेड पर बैठिए, देखिए तो आपको कितनी चोटें लगी है। आप कभी भी अपना ध्यान नहीं रखती है, पहले भी वैसी ही थी और आज भी वैसी ही है, कुछ भी आपने नहीं बदला है। अरे अरे शांत मेरी बहना, तुम इतना परेशान क्यों हुए जा रही हो? मैं अब बिल्कुल ही ठीक हूँ और देखो मेरा चोट भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, आप ना मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती, कल फिर आपका व्रत भी होगा, इसलिए अभी से आप सिर्फ आराम करेगी और कुछ भी नहीं, समझी? हाँ मेरी प्यारी बहना अच्छे से समझ गई, और तुम भी थोड़ा आराम कर लो, कल तुम्हारा भी तो व्रत है ना। ठीक है, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था, अगर आप बुरा ना मानो तो पूछ सकती हूँ दीदी। अरे तुम्हें कब से मुझसे कुछ पूछने के लिए इजाजत की जरूरत पड़ने लगी? बोलकर हंसने लगी। इस पर रानी थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, वो दरअसल मैं जब कमरे में आई तो आप कुछ सोच में डूबी थी। क्या कोई प्रॉब्लम है दीदी जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है? अगर आपको सही लगता है तो आप मुझे बता सकती है, नहीं तो कोई बात नहीं। पिया रानी की बात सुन थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर मन में कुछ सोचने के बाद बोली, इस घर में मैं जो बात किसी से भी शेयर नहीं कर पाती हूँ वो बात मैं तुमसे शेयर करती हूँ। आज भी मेरी स्थिति कुछ ऐसा ही है, मैं सनाया को लेकर परेशान हूँ। क्या सनाया? वही लड़की ना जिसने आपको हॉस्पिटल ले जाने में मदद करी थी? हाँ वही लड़की, उसका नाम सनाया है। ये रवि की कॉलेज की फ्रेंड थी। उस समय वो रवि से बहुत प्यार करती थी, लेकिन किसी कारण से वो रवि से शादी ना करके विदेश चली गई। लेकिन आज एक बार फिर से वो रवि की लाइफ में आ गई है और मुझे डर है कि कहीं वो रवि और मेरे बीच में न आ जाए। ये बात मैं रवि को भी नहीं बता सकती हूँ, कहीं वो इसका कुछ गलत मतलब ना समझ ले। पर दीदी ऐसे अगर आप चुप रही तो उस सनाया की बच्ची को लगेगा कि आप उससे डर गई है और इसीलिए आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रही है। मुझे तो पता है नहीं था कि वो ऐसी लड़की है, सबको अपने बातों से तुरंत पता लेती है। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, भले ही उसे लगे कि मैं डर गई हूँ, पर जब बात मेरे और रवि के रिश्ते की होंगी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अभी मैं सिर्फ इसलिए चुप हूँ क्योंकि कल सभी के लिए खुशी का मौका है और मैं नहीं चाहती हूँ कि सिर्फ उस सनाया की वजह से सभी का मूड खराब हो या मेरा व्रत खराब हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूँगी। पिया की इतनी जोश भरी बात सुनकर रानी खुश होते हुए बोली, तो ये हुई ना बात, अब हम दोनों मिलकर उस सनाया का सच रवि और बाकी के घर वाले के सामने लाएंगे। इधर देविका सनाया को पसंद करने लगी। सनाया ये बात घर में आते ही समझ चुकी थी कि रवि की माँ पिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं की है, इसीलिए वो देविका को अपनी चिकनी छुपड़ी बातों में फांसने लगी। लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि उसकी ये सारी हरकत बाहर से रानी देख रही थी और सब समझ भी रही थी कि वो क्या करना चाह रही है। रात हो चुकी थी, कल सभी लेडीज का व्रत था तो इसीलिए आज खाना जल्दी हो गया। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन सनाया अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठे रवि के साथ गप्पे करे जा रही थी। उसका मकसद पिया को ये दिखाना था कि वो रवि को उससे बेहतर जानती है, इसीलिए वो उसकी पसंद और नापसंद के बारे में सारा सही सही बात कर रही थी, जिससे रवि काफी इम्प्रेस हो गया और बोला, अरे वाह सनाया, तुम्हें तो मेरी हर बात पता है, मैं तो काफी इम्प्रेस हो गया हूँ तुमसे। नोट बैड बोलकर दोनों हंसने लगे। लेकिन ये सब दूर से देख रही पिया अंदर ही अंदर जले जा रही थी और रवि पर गुस्सा किए जा रही थी। खुद में ही बोल रही थी, आज तक मुझे तो ऐसा कभी भी नहीं बोला कि मुझसे इम्प्रेस हुआ, पर उस कल की आई हीरोइन से इम्प्रेस हो गया।
ये ना, इसकी खबर तो मैं बाद में लूंगी, फिलहाल तो मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बोलकर एक गहरी सांस लेते हुए रवि के पास जाकर सनाया के इधर देखकर बोली, क्या रवि आज सारी रात यहीं बैठने का इरादा है क्या? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। इस पर रवि भी जल्दी से उठकर सनाया को गुड नाइट बोलते हुए प्यार के साथ चल दिया। ये देख पहले तो सनाया को बहुत गुस्सा आया और वो अपने हाथ में कांटा वाला चम्मच को जोर से दबाते हुए अपने आप को जख्मी कर ली, लेकिन फिर एक शैतानी मुस्कान होठों पर लाते हुए बोली, आज रवि मेरे पास सिर्फ कुछ देर बैठा, जल्दी ही वो दिन भी आएगा जब वो मेरे साथ सोने मेरे कमरे में आएगा। पिया रवि की हाथ पकड़ सनाया के पास से उठाकर अपने रूम में लेते आई। पिया को यूं हाथ पकड़ कर ले जाते देख रवि उससे रोमांटिक टाइप से बातें करने लगा, लेकिन जैसे ही पिया कमरे में पहुंची वो रवि का हाथ गुस्से में छोड़ती हुई दरवाजा लगाए और जाकर बेड पर बिना रवि से कुछ बोले मुंह दूसरी तरफ करके सो गई। पिया का ऐसा बर्ताव देख रवि को कुछ समझ में नहीं आया और वो तुरंत पिया के बगल में जाकर लेट गया और पूछा, पिया तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या मैंने कुछ गलती की है? रवि के इतने पूछने पर भी जब पिया कोई जवाब नहीं देती है तो इससे रवि चिढ़ जाता है और पिया को झट से अपने इधर पलटाकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से दबा लेता है और फिर बोलता है, अब तुम मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है, नहीं तो मैं भी गुस्सा जाऊंगा। तब से मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूं पर तुम हो कि मानती ही नहीं हो, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? रवि के ऊंचा बोलने से पिया का गुस्सा और बढ़ जाता है, इसीलिए वो रवि के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अच्छा तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? हाँ, अब क्यों तुम्हें मैं दिखूंगी, अब तो वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त जो वापस आ गई है। रवि ने जब पिया के मुंह से ये बात सुनी तो उसकी हंसी छूट गई और वो बेड पर सीधे से लेटते हुए जोर जोर हंसने लगा। ये देख पिया का गुस्सा और बढ़ रहा था। एक तो सनाया के आने से वो परेशान थी, ऊपर से अब रवि भी ऐसी हरकत कर रहा था, लेकिन तभी रवि फिर से एक झटके में पलटकर पिया के दोनों हाथ पकड़ते हुए उसके ऊपर जा पहुंचा और बोला, तो तुम्हें सनाया से जलन हो रही है? ये बात सुनते पिया अपनी नजरें चुराते हुए बोली, नहीं मुझे क्यों होने लगी जलन, मुझे नींद लगी है, मुझे सोना है, प्लीज हटो। पिया का इस बात पे नाराज होना रवि को बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो उसे मनाने की कोशिशों में लगा हुआ था, इसीलिए उसने पिया के नजदीक जाकर धीरे से बोला, आई एम सॉरी, अगर मेरे सनाया से बात करने से तुम्हें ठेस पहुंचता है तो मैं अब से उससे बात नहीं करूंगा। और हाँ, तुम एक बात हमेशा याद रखना, भले ही कितनी ही खूबसूरत लड़की मेरे सामने क्यों ना आ जाए पर मेरा दिल तब भी तुम्हारे लिए ही धड़कता रहेगा, समझी बुद्धू? मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे तुम पर गुस्सा भी नहीं है, पर उस सनाया की बच्ची को नहीं देख रहे थे कि वो कैसे तुमसे चिपके जा रही थी, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। अच्छा बाबा, अब से मैं उससे दूर रहने की ही कोशिश करूंगा। और सुनो ना, क्या अभी हम उसी के बारे में सिर्फ बात करेंगे? मतलब? रुको मैं तुम्हें मतलब समझाता हूँ। ये बोलकर रवि धीरे धीरे पिया के और नजदीक बढ़ने लगा। ये देख पिया का पूरा शरीर शर्म से गर्म होने लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर बाद रवि के होंठ पिया के माथे को चूमा, फिर उसके गाल को, फिर धीरे धीरे उसके होठों पर जा रुके। पिया को यह एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। वो सिर्फ चुपचाप अपनी आंखें बंद किए हुई रवि को महसूस कर पा रही थी। रवि भी पिया को बहुत दिनों से किस करना चाह रहा था, आज वो मौका मिला था, इसीलिए वो बहुत ही पेशेंटली उसे किस कर रहा था। चूंकि अभी पिया उससे आगे कुछ करने के लिए तैयार नहीं थी जब तक कि देविका उसे रवि की पत्नी स्वीकार ना कर ले, इसीलिए रवि भी अपनी लिमिट में ही सिर्फ उसे जी भर के किस कर बेड पर लेट गया। वो जज्बातों में आकर पिया से किया हुआ वादा नहीं भूला। ये देखकर पिया के मन में एक अलग सी ही खुशी हो रही थी, इसीलिए वो रवि से चिपक कर सो गई। रवि पिया को अपने बाहों में समेट लिया और बोला, क्या हुआ मेरी क्यूट बिल्ली को? ये सुनकर पिया बोली, ये क्या तुम मुझे बिल्ली बोलते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता है, अगर मैं बिल्ली हूँ तो तुम खड़ूस, आज से मैं तुम्हें खड़ूस ही बुलाऊंगी। इस बात पे दोनों एक दूसरे के चेहरे देखने लगे और कुछ देर बाद हंसने लगे। आखिर वो एक बच्चों की तरह लड़जो रहे थे, इसीलिए उन्हें अपनी ही बात पर हंसी आ गई और फिर पिया रवि की ही बाहों में गर्माहट पाकर चैन की नींद सो गई। रवि भी उसको अपने बाहों में समेटे उसके चेहरे को निहारते निहारते सो गया। इधर सनाया रात भर बेड पर पड़ी पड़ी रवि के बारे में सोचती रही और उसे पाने का ख्वाब देखती रही। बगल में रचना भी सोए हुई थी, इसीलिए सनाया कुछ भी बोल नहीं रही थी ताकि उसकी बात रचना ना सुन ले, लेकिन इन सब के बीच रिक्की की नींद गायब हो चुकी थी। वो ना चाहते हुए भी बार बार रचना के बारे में सोचने लग जाता, उसके आंखों के बारे में सोचता, फिर उसकी वो सादगी रिक्की के मन को बार बार उकसाती थी। इसी उलझन में वो रात भर अपने बेड पर इधर से उधर करवटें बदलते रहा। आखिर में उसे सुबह में जाकर थोड़ी सी नींद आए और वो सो गया। अगली सुबह, आज करवा चौथ था, इसीलिए सभी लेडीज, देविका,
पिया और रानी और इन सभी का साथ देने के लिए रचना भी उठकर नीचे आई। चूंकि आज सुबह से सभी का व्रत शुरू हो जाता, उसके बाद वो सभी रात को चांद देखने के बाद ही पानी भी पीती, इसीलिए रचना सभी के लिए सुबह सुबह फल, सरगी और भी मिठाई सब प्लेट में कर सभी को खाने के लिए दी और खुद भी उन लोगों के साथ बैठकर बातें करने लगी। करीब अभी सुबह के 4 बज रहे थे, इसीलिए इस वक्त सारे घर वाले सोए हुए थे और सनाया भी सोई थी। पिया भी यही चाहती थी कि सनाया उठकर उन लोगों के बीच में न आ जाए, लेकिन वो अभी ये सोचकर खुश हो ही रही थी कि तभी रचना के कमरे से सनाया बाहर निकलते हुए थोड़ा इठलाती हुई बोली, अरे यहाँ पर सरगी खाई जा रही है और मुझे किसी ने जगाया भी नहीं। भाई कल मेरा भी करवा चौथ का व्रत है। सनाया की ये बात सुनकर पिया और रानी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पिया का मायूस चेहरा देखकर रानी उसके हाथ को अपने हाथों से दबाते हुए तसल्ली देते हुए बोलती है कि उदास मत हो दीदी। अरे सनाया बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है, तुमने हमें तो बताया ही नहीं था इसके बारे में, इसीलिए हम तुम्हें नहीं उठाए। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, पर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो इसलिए मैं व्रत कर रही हूँ। तभी रचना बोल पड़ी, पर आप ये नहीं जानती है कि ये व्रत सिर्फ शादीशुदा लड़की ही करती है, तो फिर आप ये कैसे करेगी? हाँ मैं जानती हूँ। फिर झट से देविका के पास जाकर अपनी चिकनी चुपड़ी बात करते हुए बोली, भले ही हमारी शादी ना हुई है आंटी जी, पर जल्द ही होने वाली है, तो क्या मैं ये व्रत नहीं कर सकती हूँ? इस पर देविका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सनाया बेटा, तुम ये व्रत कर सकती हो, आओ तुम भी हमारे साथ सरगी खा लो। देविका का सनाया को सरगी खाने के लिए कहना वहां पर बैठे पिया और रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर वो अभी कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए चुप होकर खाने लगे। बीच बीच में सनाया पिया को टोंट मारती रहती, पर फिर भी पिया चुप रही ताकि घर का माहौल खराब ना हो। आज के दिन सनाया भी सबके साथ सरगी खाने लगती है। उसे सरगी खाते देख रानी को बहुत गुस्सा आता है और वो जैसे ही सनाया को कुछ बुरा भला बोलने की कोशिश करती है, वैसे ही पिया उसके तरफ इशारा करते हुए उसे शांत रहने को कहती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। सभी लोग सरगी खाने के बाद फिर से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन सनाया वहीं टेबल र बैठी पिया को देख देख कर मुस्कुरा रही होती है, लेकिन फिर भी पिया उसे इग्नोर कर उठकर जैसे ही जाने लगती है तो पीछे से उसे सनाया टोकती है, अरे पिया तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? अभी तो दिन भी शुरू नहीं हुए हैं, अगर तुम व्रत नहीं रख पाओगी तो छोड़ दो। सनाया का ये बात पिया को बहुत गुस्सा दिला दिया और इसीलिए वो बोली, देखो सनाया, मैं तुम्हारी हर बात को अच्छी तरह से समझ रही हूँ, ये जो तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, वो सब बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। मैं सिर्फ इसलिए चुप हूँ कि तुम्हारे खिलाफ अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ मुझे एक भी सबूत मिल गए ना, तो तुम समझ लेना तुम्हारा खेल खत्म, समझी? ओ, मैं तो तुम्हारी धमकी से डर गई। देखो मुझे कितना डर लग रहा है। तुम भी मेरी एक बात को अच्छी तरह से समझ लो, रवि सिर्फ मेरा है, वो कल भी मेरा था और आज भी मेरा ही है। अच्छा ही हुआ जो उसकी याददाश्त चली गई, वो तो समय ही बताएगा कि कौन किसका है। बोलकर रानी की हाथ पकड़े हुए बोली, चलो रानी यहाँ से, और दोनों बहनें चली गई। लेकिन सनाया वहीं टेबल पर बैठी बैठी अपने मन में कुछ खुराफाती प्लान बना रही थी, जिससे उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान झलक रही थी। सुबह करीब 7 बजे करण और रवि दोनों जग कर रसोई में पहुंच चुके थे। क्योंकि आज सभी औरतों का व्रत था तो दोनों ने सोचा कि उन्हें आराम करने देते हैं और ब्रेकफास्ट खुद से ही बना ले। लेकिन तभी वहां पर रचना आते हुए बोली, अरे ये सूरज आज किधर से निकला है भाई, जो आप दोनों रसोई में, वो भी इतनी सुबह सुबह? करण रचना को देख बोला, तुम जग गई, आज सभी लेडीज का व्रत था तो हमने सोचा कि क्यों ना ब्रेकफास्ट खुद से ही बना लिया जाए। रवि करण की बात में हामी भरी, अरे भाई आप दोनों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों चलिए यहाँ से निकलिए। फास्ट उन लोगों का है, मेरा तो नहीं ना, तो मैं ब्रेकफास्ट बना लूंगी, तब तक आप सभी तैयार हो जाइए। पर तू अकेली सब कैसे करेगी? हम दोनों तेरी मदद तो कर ही सकते हैं ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, आप जाकर तैयार हुए, तब तक नाश्ता बन जाएगा, प्लीज गो। तब दोनों बोलते हैं ओके ओके, अगर तू बोल रही है तो जा रहा हूँ, पर अगर कुछ मदद की जरूरत होगी तो हमें बोल देना। इस पर रचना हंसते हुए बोलती है ओके भाई, और फिर फटाफट अपने काम में लग जाती है। इधर रिक्की का भी नींद टूटता है तो वो भी अपने कॉफी बनाने के लिए रसोई चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो रसोई पहुंचता है तो वो देखता है कि रचना स्टूल से नीचे गिरने वाली होती है और इसीलिए वो झट से दौड़कर रचना को गिरने से संभाल लेता है, लेकिन उस चक्कर में उसके सर पर आटे का डब्बा गिर जाता है, जिससे उसके पूरे शरीर पर आटा फैल जाता है।
रिक्की को ऐसा देखकर रचना की हंसी छूट जाती है और वो उसे देख देख कर हंसी जा रही थी, लेकिन तभी उसे यह एहसास होता है कि वो गलत कर रही है, इसीलिए वो झट से चुप हो जाती है और धीरे से रिक्की को सॉरी बोलती है। पर रचना को अपने आप से माफ़ी मांगते देख रिक्की को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उसकी हंसी को देख देख का मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। इसीलिए वो रचना से बोला, अरे आप मुझसे सॉरी क्यों बोल रही है? आपने कोई क्राइम थोड़ी ना किया है। अब मेरा हाल ही ऐसा है, जो भी देखेगा तो उसे हंसी तो आएगी ही ना। मुझे आपकी हंसी से कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो खुशी हुई कि चलो कम से कम आप इसी बहाने मुझसे बात तो की। पर ये आटा भी तो आप पर मुझे बचाने के चक्कर में ही ना गिरी, उसके लिए भी सॉरी। अरे मैंने बोला ना, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चोट नहीं ना लगी तो कोई बात नहीं। वैसे मैंने आपसे कल ठीक से बात भी नहीं की थी और आज आपने मुझे गिरने से बचाया। आप एक अच्छे इंसान हैं। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे दोस्त बनेंगे तो, बोलकर अपने एक हाथ आगे बढ़ाती है। रिक्की भी बिना एक पल गवाए झट से अपना हाथ आगे बढ़ाता हुआ बोला, हाँ ऑफकोर्स। वैसे भी कम से कम मुझे बात करने के लिए इस घर में अब एक दोस्त तो मिल गई। वैसे मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि किससे जाकर बात करूँ। अच्छा, वैसे आप रसोई में क्या लेने आए थे? कुछ चाहिए था क्या आपको? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया। मुझे अपने लिए नाश्ता बनाना था, ऑफिस भी जाना है, लगता है अब लेट हो जाऊंगा। रिक्की की बात सुन रचना बोली, देखिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं नाश्ता बना ही रही हूँ तो आपको बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इस पर रिक्की बोलता है, पर आप अपने घर वालों के लिए बना रही है? नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ का किराएदार हूँ, तो फिर आप मेरे लिए नाश्ता क्यों बनाएंगी? रिक्की की बात सुन रचना झट से बोली, अभी ही तो हम दोस्त बने थे और आप फिर डॉट 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 डॉट। रचना के इतना बोलने के बाद ही रिक्की झट से नाश्ता करने के लिए मान गया और जल्दी से अपने रूम कपड़ा चेंज करने चला गया। इधर रचना नाश्ता बना रही थी, तभी उसे रिक्की की वही आटे वाली फेस याद आ गया, जिससे फिर से उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छलक उठी और रिक्की अपने रूम में शीशे के सामने खड़ा होकर टाई लगाते हुए रचना को ही याद कर रहा था। उसके लाख नहीं चाहने के बावजूद भी रचना उसके दिल में धीरे धीरे कर बसती ही जा रही थी। उसको हमेशा उसकी याद आ ही जाती, लेकिन फिर रिक्की अपने आप को समझाता और कहता, ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है और कुछ भी नहीं। जो तू चाहता है वो कभी भी सच नहीं होगा सकता है, और तू भी तो ये जानता ही है कि तू उसके काबिल नहीं है, तो फिर ये झूठी उम्मीदें क्यों तू अपने दिल को देता जा रहा है? सच क्यों नहीं स्वीकार कर लेता है? ये सब सोचने के बाद फिर से रिक्की एक शांत लय में हो जाता और चुपचाप अपना काम करने में जुट जाता। जल्दी ही सभी जेंट्स नाश्ते के लिए नीचे आए और नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाने के लिए निकलने लगे। तभी पीछे से आलोकनाथ बोले, सुनिए बेटा, आज करवा चौथ का व्रत है। आप सब तो जानते ही है कि इस व्रत में कोई भी सुहागन बिना चांद को देखे पानी का एक बूंद भी नहीं पीती है, इसीलिए आप सब आज थोड़ा सवेरे ही आ जाएगा ताकि इन लोगों को दिक्कत नहीं हो। ठीक है पापा, हम दोपहर तक आ जाएंगे। कदन भी बोल पड़ा, जी अंकल जी, तब तक हमारा काम भी हो जाएगा। आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, नहीं तो हम आज ऑफिस जाते ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, काम भी तो जरूरी है ना। तीनों घर से निकल चुके थे ऑफिस जाने के लिए। इधर रचना जल्दी जल्दी नव्या को रेडी कर उसे स्कूल बस में बिठा दी। अब घर में सिर्फ दादी ही बची थी खाने के लिए, तो रचना ने उन्हें भी नाश्ता करा, दवाई दे दी। वैसे घर में किसी को बिना बताए रचना ने भी करवा चौथ का व्रत कर लिया था। उसका बहुत मन था, पर वो किसी को बता भी नहीं सकती थी, जाने सभी क्या सोचेंगे। इसीलिए वो सभी के नज़र से छुपकर रसोई में जाकर कुछ देर बिताने के बाद बाहर आई, ताकि कोई पूछे कि तुमने खाना खाया तो वो हाँ बोल सके। रचना अभी अपने कमरे में जाने ही वाली होती है कि तभी सनाया उसके मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए कहती है, सॉरी रचना, बट मुझे शाम के लिए कुछ तैयारी करनी है, तुम अभी किसी और कमरे में रह लो। सनाया के इस हरकत से वैसे रचना को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो घर का माहौल को खराब नहीं करना चाहती थी। ऊपर से फास्ट भी रखा था तो थोड़ी कमजोरी सी लग रही थी, इसीलिए बिना सनाया से उलझे इट्सो के बोल वहां से निकल गई। शाम का समय हो गया था। सभी ने व्रत रखा था तो इसकी वजह से उन लोगों को थोड़ी वीकनेस फिर हो रही थी, इसीलिए ऊपर छत पर करण और रवि ने व्रत खोलने का सारा इंतजाम कर रखा था। अब सिर्फ देरी थी तो चांद के दिखने की। आज घर की सभी औरतें बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। दादी की दी हुई साड़ी उन लोगों पर बहुत ज्यादा ही फब रही थी, लेकिन जब दादी को रचना कहीं नहीं दिखी तो उन्होंने करण के इधर देखते हुए पूछा, बेटा रचना कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। सभी तो यहीं पर है दादी, वो भी यही कहीं होगी, रुकिए मैं देखता हूँ, बोलकर करण छत से नीचे उतरने लगा रचना को ढूंढने के लिए। पर तभी करण को आलोकनाथ ने किसी काम से अपने पास बुला लिया, लेकिन रचना वाली बात रिक्की वहीं पास में खड़ा सुन लेता है और इसीलिए वो नीचे उतर आता है रचना को बुलाने।
लेकिन जब वो नीचे सारे कमरे में चेक कर लेता है और उसे रचना कहीं पर भी नहीं दिखती है तो वो घबरा जाता है और अपने हाथों के नाखूनों को अपने मुंह से चबाने लगता है। अभी वो सोच ही रहा होता है कि क्या करे, तभी पीछे से एक सुरीली आवाज उसे सुनाई देती है। रिक्की घर के हर रूम में रचना को ढूंढ लिया, पर जब उसे रचना कहीं पर भी नहीं दिखी तो वो घबरा गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज सुन रिक्की झट से पीछे मुड़कर देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए और वो बस उसे निहारता जा रहा था बिना अपने पलके झपकाए। रिक्की को ऐसे बेसुध देख फिर से वही आवाज में सुनाई दिया, हेलो, कहाँ खो गए हैं। ये सुन रिक्की झट से अपने आप को संभालते हुए बोला, आज आप बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही है। ये साड़ी तो आपकी सुंदरता पे चार चांद लगा रही है। दरअसल जिसे देखकर रिक्की की ये हालत हो गई थी वो कोई और नहीं बल्कि रचना थी, जो आज दादी की दी हुई साड़ी पहनी थी। नेक की लाल साड़ी उसके पतले शरीर को बड़ी ही खूबसूरती से दिखा रही थी। सभी दिन सिंपल सा कपड़े पहनने वाली आज इतनी खूबसूरत लग रही थी। ये बात रिक्की के दिल को और ज्यादा उसके तरफ खींचे जा रही थी, इसीलिए वो अपने पर काबू नहीं कर पा रहा था और उसके कदम धीरे धीरे रचना के तरफ बढ़ते जा रहे थे। रिक्की को अपने तरफ बढ़ते देख रचना थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगी, क्योंकि वो कभी भी किसी लड़के से बात नहीं करती थी और ना ही कोई लड़का उसका दोस्त रहा था। तो रिक्की का यूं करीब आना उसकी घबराहट को बढ़ाते जा रही थी। रिक्की भी अभी सिर्फ अपने दिल की ही सुन रहा था जो उसे रचना के पास जाने के लिए बोल रहा था। अभी रिक्की उसके करीब ही पहुंचा था कि तभी रचना बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि रिक्की ने उसे अपने बाहों में एक बार फिर से थाम लिया। दरअसल एक तो रचना दिन भर की भूखी प्यासी थी, ऊपर से रिक्की के करीब आने से थोड़ी घबराहट भी होने लगी, उसी वजह से वो बेहोश हो गई। रचना को ऐसे बेहोश देख रिक्की भी परेशान हो गया। पहले तो वो मिल नहीं रही थी और जब मिली तो बेहोश हो गई। झट से बिना कुछ सोचे वो रचना को अपने गोद में उठा लिया और हॉल में लगे सोफे पर जाकर लिटा दिया और उसके हाथ अपने हाथों रगड़ने लगा और बार बार उसे आवाज देता था। पर जब रचना के इधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो वो झट से पानी का ग्लास उठाया और उसके मुंह पर पानी का हल्का हल्का छींटा देने लगा। पानी के छींटे पड़ने से रचना को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा और वो अपने माथे को हल्के से पकड़ती हुई उठती हुई बैठ गई। रचना को बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए रिक्की द्वारा बढ़ाए गए पानी का ग्लास वो बिना कुछ सोचे पी ली। लेकिन जैसे ही रचना को पूरी तरीके से होश आया वो रिक्की के द्वारा पानी पीने को याद कर थोड़ा कंफ्यूज हो गई, लेकिन अब वो इस बात को अंदर ही अंदर छुपा ली ताकि किसी को पता ना चले। वैसे आज उसने फास्ट रखा था, ये सिर्फ रचना को ही पता था और किसी को नहीं। रचना जी, अब आप कैसी है? मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, बोलकर जाने लगा। रचना रिक्की का हाथ पीछे से पकड़ते हुए बोली, नहीं जी, मैं अब बिल्कुल ही ठीक हूँ। वो शायद परेशानी की वजह से थोड़ा चक्कर आ गया था, लेकिन अब ठीक हूँ। ये बात आप घर वालों को नहीं बताइएगा वरना खामखा वो लोग परेशान हो जाएंगे। वैसे भी आज घर का माहौल बहुत खुशी का है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इन सभी का दिन खराब हो जाए। ठीक है, अगर आप नहीं चाहती तो हम नहीं बताएंगे किसी को, पर वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। अरे आप इतने रुक रुक कर क्यों बोल रहे हैं? क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? बोलिए ना। रिक्की अपने मन में सोचता हुआ बोला, अगर मैं इनसे उस बात के लिए माफ़ी मांगूंगा तो कहीं इन्हें इस बात के लिए मुझसे नाराज ना हो जाए। लगता है इन्हें वो बात याद नहीं है, मैं भी इस बात को यहीं पर रोक देता हूँ। सोचकर फिर झट से बात बदलते हैं बोला, कुछ नहीं, वो मैं ये बोल रहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप कितनी कमज़ोर लग रही है। आप आराम कीजिए, मैं ऊपर छत पर जाता हूँ। नहीं, मैं अब बिल्कुल ही ठीक हूँ और अगर मैं ऊपर नहीं गई तो माँ सब मेरे बारे में पूछने लगेंगी। प्लीज़ आप मेरा थोड़ा हेल्प कर दीजिए ऊपर जाने में। अगर आपको यही सही लगता है तो ठीक है, मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, चलिए, बोलकर रचना के सामने अपना हाथ बढ़ाया। रचना भी रिक्की का हाथ थामते हुए छत पर चली गई। वहां जाकर साइड में खड़ी हो गई ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। सभी का व्रत बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया और बेचारी सनाया का व्रत तो कोई तोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए वो खुद ही सबको दिखाने के लिए अपना व्रत तोड़ ली और रवि के इधर देखते हुए मन में बोली, इस बार भले ही तुम मेरा व्रत नहीं तोड़ पाए रवि, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगले साल तुम ही मेरा व्रत तोड़ोगे। वैसे भी उस साल मैं सचमुच में व्रत रखूंगी। और हंसने लगी। व्रत के बाद सभी ने मिलकर रानी, पिया, देविका और नाटक करती सनाया को भी जमकर खाना खिलाया। लेकिन रचना अभी तक नहीं खाई थी, भूख तो उसे भी लगा था, पर वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसके व्रत के बारे में कुछ पता चले, इसीलिए वो बाद में खाने के लिए रुक गई ताकि सबको लगे कि उसने व्रत नहीं ना किया है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए और सनाया भी इखलाती हुई रचना के कमरे में चली गई और बच गई तो सिर्फ रचना, जिसने पहले सारा टेबल की साफ सफाई की, उसके बाद जाकर खाना खाई। जब रचना खाना खा रही थी तब उसके पास रिक्की आकर बैठ गया और बोला, मुझे भी बहुत भूख लगी है।
कुछ खाना है तो मुझे भी दे दीजिए। रिक्की की बात सुन रचना हैरान हो गई और थोड़ा परेशान होते हुए पूछी, क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया है? सच में? वो मुझे कुछ काम आ गया था ऑफिस का, तो मैं उसी में बिजी हो गया था और जब बाहर आकर देखे तो सभी ने खाना खा लिया था। फिर हमें आप दिखी तो सोचे कि आपसे ही खाना मांग लेते हैं। रचना रिक्की की तरफ देखकर थोड़ा चेहरे पर परेशानी के साथ बोली, वो मुझे लगा कि सब खा चुके हैं तो। इतने में ही रिक्की बोला पड़ा, क्या हुआ? खाना खत्म हो गया क्या? अगर खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, मैं चाय बना लेता हूँ अपने लिए, वैसे भी सर थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, आप खाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप यहीं बैठिए, बोलकर रसोई चली गई। अंदर जाकर जल्दी से जो 2 पराठा बचा था वो खुद के लिए ना लेकर रिक्की की प्लेट में सजा दी और सब्जी धनिया की चटनी डालकर रसोई से बाहर आकर रिक्की के सामने रखते हुए बोली, बाकी का व्यंजन खत्म हो गया है तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट खाना है, आलू का पराठा और मिक्स वेज, वाह। ये बोलकर जैसे ही पहला टुकड़ा तोड़कर मुंह में लेने वाला था तभी वो रुक गया। रिक्की को ऐसे देख रचना बोली, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? इस पर रिक्की रचना की तरफ मुड़कर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, आपने खाना खाया? अब रचना थोड़ा हड़बड़ा गई और झूठ बोल दी, हाँ हाँ मैंने तो खा लिया है, वो तो मैं ये सब साफ कर रही थी। उसकी होंठ तो झूठ बोल रही थी पर आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो सच छुपाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए रिक्की बोला, भले ही आप सबसे झूठ बोलो पर हमसे नहीं बोला सकते हैं, क्योंकि आपकी आंखें आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देती है झूठ बोलने में। एक काम कीजिए, बोलकर रिक्की झट से रचना की कलाई पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, यहाँ पर 2 पराठा है ना, एक आप खा लीजिए और एक हम, भले दोनों का पेट पूजा हो जाएगा। और हंस दिया। ये आप क्या बोल रहे हैं? सच में मैंने खाना खा लिया है, प्लीज आप खाए। अच्छा, अगर आपने खाना खाया है तो आपको ये कैसे नहीं पता चला कि सब्जी में नमक तो है ही नहीं? रिक्की की ये बात सुन रचना झट से सब्जी की ओर देखते हुए बोली, क्या सब्जी में नमक नहीं है? ओहो, मैं भी ना, शायद नमक डालना ही भूल गई होंगी। रुकिए, मैं अभी नमक लेकर आती हूँ। इस पर रिक्की बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपसे झूठ बोला कि सब्जी में नमक नहीं है, ताकि आपको बता सकूं कि आप झूठ बोल रही है। ये बात सुन अब रचना के सामने कोई और बहाना नहीं रह गया, इसीलिए उसने मान लिया कि वो झूठ बोल रही थी और रिक्की ने उसे भी एक पराठा खिला दिया। जब रिक्की खा रहा था तो रचना उसे चुपके से देखते हुए मन ही मन सोच रही थी कि क्या सच में ये इतने अच्छे इंसान है या मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन मुझे इनके साथ बात करने में इतना अच्छा क्यों लगता है, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। तभी रिक्की की नज़र पड़ जाती है रचना पर तो वो पूछ लेता है, क्या बात है, आप मुझे ऐसे क्या देख रही है, कुछ बात करनी है क्या आपको? इस पर रचना अपनी नज़रें झट से चुराते हुए बोली, नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। और फिर दोनों चुपचाप खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाने लगे। तभी रिक्की रचना को गुड नाइट विश करता है, जिससे रचना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो भी गुड नाइट बोल देती है। फिर दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी